नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रुक करेंगे इस वक्त के बड़े खबर का। आज से गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शाम को करीब 4:30 बजे पहुंचेंगे गोरखपुर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कल बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय के लोकार्पण में शामिल होंगे, तो कल सुबह लोकार्पण की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। कल 11 बजे बीजेपी कार्यालय का लोकार्पण होगा। लोकार्पण के बाद जनसभा को संबोधित भी करेंगे। जनता दर्शन में आए लोगों को भी सुनेंगे। जनता दर्शन भी लगाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके साथ ही बीजेपी कार्यालय का लोकार्पण होना है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी हैं। आपको बता दें कि कई कार्यक्रमों में इस दौरान सीएम योगी शिरकत करेंगे। जनता दर्शन भी करेंगे सीएम योगी। जनता दरबार लगा करके लोगों की समस्याओं को सुनेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे। ग्रेटर नोएडा में आज होगी किसानों की महापंचायत। जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों के मुद्दे पर होगी ये महापंचायत में शामिल होंगे किसान नेता राकेश टिकैत। महापंचायत में आसपास के जिलों से हजारों किसान होंगे शामिल। जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। महापंचायत में आगे की रणनीति का भी ऐलान होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें ग्रेटर नोएडा से, जहां पर आज महापंचायत का आयोजन होना है और किसान नेता राकेश टिकैत इस महापंचायत में शामिल होंगे। किसान नेता राकेश टिकैत इस महापंचायत का हिस्सा होंगे। किसानों की समस्याओं को लेकर के चर्चा की जाएगी इस महापंचायत में। जेवर एयरपोर्ट पर जिस तरीके से किसानों को लेकर के तमाम सारी समस्याओं का जिक्र किया जाता है, उन समस्याओं पर आज चर्चा होगी और आगे आने वाली तारीखों का ऐलान किया जा सकता है कि आखिर किन तारीखों को कौन सी रणनीति की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें ग्रेटर नोएडा से, जहां पर आज किसान महापंचायत का आयोजन होना है। रुक करेंगे मुरादाबाद का, जहां से सपा के एमएलसी ने च्यूलिंग को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की है। सपा के एमएलसी लाल बिहारी यादव पर मुरादाबाद में केस दर्ज हुआ है। मुरादाबाद के कांड थाने में दर्ज हुआ है यह मुकदमा। बजरंग दल के गौ सेवा प्रमुख की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सत्येंद्र ठाकुर ने सपा एमएलसी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, जब तक सजा नहीं मिलेगी पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये बड़ी बात कही गई है बजरंग दल के जिला गौ सेवा प्रमुख सत्येंद्र ठाकुर की तरफ से। और सपा एमएलसी लाल बिहारी यादव पर मुरादाबाद में केस दर्ज कराया गया है और कहा गया है कि जिस तरीके से शिवलिंग को लेकर के विवादित टिप्पणी दी थी समाजवादी पार्टी के एमएलसी ने, उसको लेकर के ये बड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है बजरंग दल के गौ सेवा प्रमुख की तरफ से। और अब ये तहरीर भी दी गई है, मुकदमा दर्ज कराया गया है और इसके साथ कहा गया है कि जब तक सपा के एमएलसी को सजा नहीं मिलेगी तब तक वो पीछा नहीं छोड़ेंगे, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक का वो रुख करेंगे। और इस बीच सीधे लिए चलते हैं आपको दिल्ली, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। पांचों फैक्टर्स मिलकर भारत की शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। साथियों, बीते 8 साल में सरकार ने देश की इस ताकत को बढ़ाने के लिए निरंतर काम किया है। हमने होलिस्टिक और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच पर बल दिया है। जब मैं कहता हूं सबका साथ सबका विकास, तो ये भारत के अलग अलग सेक्टर्स पर भी लागू होता है। एक समय था जब देश में ये सोच हावी हो गई थी कि कुछ ही सेक्टर्स को मजबूत किया जाता था, बाकी को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता था। हमने इस सोच को बदल दिया है, इस अप्रोच को बदल दिया है। आज के नए भारत में हर सेक्टर में उसके विकास से ही देश के विकास को गति मिलेगी। इसलिए हर सेक्टर का साथ, हर सेक्टर का विकास, ये आज देश की जरूरत है। इसलिए
हम हर उस रास्ते को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो हमारी ग्रोथ को मोमेंटम दे सकता है। सोच और अप्रोच में ये जो महत्वपूर्ण बदलाव आया है वो देश को नतीजे भी दे रहा है। हमने अपने मजबूत सर्विस सेक्टर पर फोकस किया तो सर्विस एक्सपोर्ट में $250 बिलियन का रिकॉर्ड बनाया। हमने गुड एक्सपोर्ट पर फोकस किया तो $420 बिलियन के प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट का भी रिकॉर्ड बना दिया। इन सबके साथ ही हमारे प्रयास अन्य सेक्टर्स के लिए भी उतनी ही गंभीरता से चल रहे हैं। इसलिए ही हम अगर टेक्सटाइल के सेक्टर में पीएलआई स्कीम को लागू करते हैं तो ड्रोन, सेमीकंडक्टर्स और हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स इसके लिए भी इस स्कीम को आगे बढ़ाते हैं। बायोटेक सेक्टर के विकास के लिए भी भारत आज जितने कदम उठा रहा है वो अभूतपूर्व है। साथियों, सरकार के प्रयासों का आप हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में भली भांति उन बातों को बहुत विस्तार से देख सकते हैं। बीते 8 वर्षों में हमारे देश में स्टार्टअप्स की संख्या कुछ 100 से बढ़कर 70,000 तक पहुंच गई। ये 70,000 स्टार्टअप्स लगभग 60 अलग अलग इंडस्ट्रीज में बने हैं। इसमें भी 5,000 से अधिक स्टार्टअप्स बायोटेक से जुड़े हैं। यानी भारत में हर 14वां स्टार्टअप बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में बन रहा है। इनमें भी 1100 से अधिक तो पिछले साल ही जुड़े हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश का कितना बड़ा टैलेंट तेजी से बायोटेक सेक्टर की तरफ बढ़ रहा है। साथियों, बीते सालों में हमने अटल इनोवेशन मिशन, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो भी कदम उठाए हैं उनका भी लाभ बायोटेक सेक्टर को मिला है। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत के बाद हमारे बायोटेक स्टार्टअप्स में निवेश करने वालों की संख्या में 9 गुना वृद्धि हुई है। बायोटेक इंक्यूबेटर्स की संख्या और टोटल फंडिंग में भी लगभग 7 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2014 में हमारे देश में जहां सिर्फ 6 बायो इंक्यूबेटर्स थे, वहीं आज इनकी संख्या बढ़कर 75 हो गई है। 8 साल पहले हमारे देश में 10 बायोटेक प्रोडक्ट्स थे, आज इनकी संख्या 700 से अधिक हो गई है। भारत जो अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व इन्वेस्ट कर रहा है, उसका लाभ भी बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर को हो रहा है। साथियों, हमारे युवाओं में ये नया जोश, ये नया उत्साह आने की एक और बड़ी वजह है। ये पॉजिटिविटी इसलिए है क्योंकि देश में अब इनोवेशन का, R&D का एक आधुनिक सपोर्ट सिस्टम उन्हें उपलब्ध हो रहा है। देश में
पॉलिसी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक इसके लिए हर जरूरी रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। सरकार ही सब कुछ जानती है। सरकार की अकेली सब कुछ कर लेगी, इस कार्य संस्कृति को पीछे छोड़कर अब देश सबका प्रयास की भावना से आगे बढ़ रहा है। इसलिए भारत में आज अनेक नए इंटरफेस तैयार किए जा रहे हैं। बायरेक जैसे प्लेटफॉर्म्स को सशक्त किया जा रहा है। स्टार्टअप्स के लिए स्टार्टअप इंडिया अभियान हो, स्पेस सेक्टर के लिए इन स्पेस हो, डिफेंस स्टार्टअप्स के लिए आईडेक्स हो, सेमीकंडक्टर्स के लिए इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन हो, युवाओं में इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन हो, ये बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो हो, सबसे प्रयास की भावना को बढ़ाते हुए नए संस्थानों के माध्यम से सरकार इंडस्ट्री के बेस्ट माइंड्स को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर ला रही है। इसका देश को एक और बड़ा फायदा हो रहा है। रिसर्च और एकेडमिक, इससे देश को नए ब्रेक थ्रू मिलते हैं। जो रियल वर्ल्ड व्यू होता है उसमें इंडस्ट्री सहायता करती है और सरकार जरूरी पॉलिसी एनवायरनमेंट और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराती है। साथियों, हमने कोविड के पूरे कालखंड में देखा है कि जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो कैसे कम समय में अप्रत्याशित परिणाम आते हैं। आवश्यक मेडिकल डिवाइस, मेडिकल इंफ्रा से लेकर वैक्सीन रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और वैक्सीनेशन तक भारत ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। तब देश में भांति भांति के सवाल उठ रहे थे। टेस्टिंग लैब नहीं है तो जांच कैसे होगी? अलग अलग डिपार्टमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? भारत को कब वैक्सीन मिलेगी? वैक्सीन मिल भी गई तो इतने बड़े देश में सबको वैक्सीन लगाने में कितने साल लग जाएंगे? ऐसे अनेक सवाल हमारे सामने बार बार आए। लेकिन आज सबका प्रयास की ताकत से भारत ने सारी आशंकाओं का उत्तर दे दिया है। हम लगभग 200 करोड़ वैक्सीन डोज देशवासियों को लगा चुके हैं। बायोटेक से लेकर तमाम दूसरे सेक्टर्स का तालमेल सरकार, इंडस्ट्री और एकेडेमिया का तालमेल भारत को बड़े संकट से बाहर निकाल लाया है। साथियों, बायोटेक सेक्टर सबसे अधिक डिमांड ड्रिवन सेक्टर में से एक है। बीते वर्षों में भारत में ईज ऑफ लिविंग के लिए जो अभियान चले हैं, उन्होंने बायोटेक सेक्टर के लिए नई संभावनाएं बना दी हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत गांव और गरीब के लिए जिस प्रकार इलाज को सस्ता और सुलभ किया गया है, उससे हेल्थ केयर सेक्टर की डिमांड बहुत अधिक बढ़ रही है। बायोफार्मा के लिए भी नए अवसर बने हैं। इन अवसरों को हम टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ आईडी और ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से और व्यापक बना रहे हैं। आने वाले सालों में बायोटेक के लिए
देश में बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस तैयार होने वाला है। साथियों, फार्मा के साथ ही एग्रीकल्चर और एनर्जी सेक्टर में भारत जो बड़े परिवर्तन ला रहा है, वो भी बायो सेक्टर के लिए नई उम्मीद जगा रही है। बायो फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिल रहा है। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके से उन्होंने बताया कि किस चुनौतियों के सामना करते हुए भारत किस तरीके से लगातार विकास के पथ पर अग्रसर नजर आ रहा है। वहीं अब रुक करेंगे अगली खबर का। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद कुंवर रेवती रमण सिंह को दोबारा राज्यसभा का टिकट न दिए जाने को लेकर उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली रही है। दोबारा उन्हें राज्यसभा का टिकट न दिए जाने से नाराज उनके कई समर्थकों ने पार्टी से बगावत कर दी और कई समर्थकों ने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। लेकिन इस बीच कुंवर रेवती रमण सिंह ने कहा है कि अभी भी वह समाजवादी पार्टी में हैं। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा है कि उन्हें राज्यसभा का टिकट न दिए जाने से कार्यकर्ताओं की भावनाएं जरूर आहत हुई हैं, इसलिए लोग इस्तीफा दे रहे हैं। तो अभी भी समाजवादी पार्टी में हैं। ये टिकट न मिलने की वजह से राज्यसभा में कार्यकर्ताओं की भावना आहत हुई है, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। हम उनकी भावना का भी आदर करते हैं और सम्मान करते हैं। और अभी हम समाजवादी पार्टी में हैं और हमारा कोई इरादा भी पार्टी बदलने का। तो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के खिलाफ बगावत के सुर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। उधर शिवपाल यादव और आजम खान की नाराजगी जहां जिक्र किया जा रहा था, तो अब रेवती रमण का भी इसमें एक नाम शामिल हो गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फैज रिजवी हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। फैज, जिस तरीके से अब ये रेवती रमण की जो नाराजगी है वो सामने जरूर आ रही है, हालांकि वो इस बात को जरूर कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी में अभी हैं, लेकिन जो उनके समर्थक हैं वो लगातार समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर रेवती रमण कहीं ना कहीं एक बड़े कद के नेता हैं। मुलायम सिंह, आजम खां और रेवती रमण ये कहीं ना कहीं समकक्ष हैं, एक लेवल के नेता है। और ऐसे में रेवती रमण सिंह की तरफ से जिस तरह से राजनीतिक चाल चली जा रही है वो खतरे के संकेत दे रही है समाजवादी पार्टी के लिए। हालांकि रेवती रमण सिंह फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे हैं, लेकिन जो उनके समर्थक हैं वो जिस तरह से पार्टी छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें रेवती रमण की सहमति निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि जो उनके समर्थक है उनके आए उनके ही कारण ये पार्टी छोड़ रहे हैं। उनका सीधा यही कहना है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी रेवती रमण सिंह के साथ इंसाफ नहीं कर रही हो, पिछले राज्यसभा में जिस तरह से भेजा था, इस बार राज्यसभा में उनको टिकट नहीं दिया गया, तो ये एक संकेत निश्चित तौर पर। हालांकि रेवती रमण सिंह ने कहा है कि वो जल्द ही अपने जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ बैठक करेंगे और उसके बाद आगे का फैसला करेंगे। यानी रास्ते उन्होंने भी खोल रखे हैं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि अभी फिलहाल वो समाजवादी पार्टी में है, क्योंकि अभी उनका कार्यकाल चल रहा है और थोड़े ही दिन बचे उनके कार्यकाल, जो राज्यसभा के कार्यकाल है वो समाप्त होने वाला है। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है कि जब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाए तो वो अपने फैसले पर कोई बड़ा निर्णय लेकर के लोगों को आश्चर्यचकित करे। शोएब, के यह माना जाए कि रेवती रमण की तरफ से समाजवादी पार्टी के मुखिया पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये राजनीतिक दबाव की कोशिश है। हालांकि रेवती रमण सिंह का खुद का अपना बड़ा कद है, कई बार वो खुद चुन कर गए थे राज्यसभा में, अभी भी सदस्य उनके बेटे भी मंत्री रहे हैं, वो खुद मंत्री रहे हैं। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में वो कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके अपने क्षेत्र का। बड़े कद के नेता, जनप्रिय नेता माने जाते, इस इलाके के बड़े नेता माने जाते। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी जिस तरह से जो पुराने नेता हैं उनको तवज्जो नहीं दे रही है, खासतौर से अखिलेश के नेतृत्व के बाद, तो ऐसी स्थितियों में ये तमाम बड़े नेता, चाहे वो शिवपाल यादव हो, आजम खां हो, वो कहीं ना कहीं सबकी नाराजगी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए शोएब।
और शाहगंज नगर पालिका अध्यक्ष और अध्यक्ष पति बीजेपी नेता प्रदीप जायसवाल समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज मामले की खबर इंडिया वॉइस पर प्रमुखता से चलने के बाद चेयरमैन पति और बीजेपी नेता प्रदीप जायसवाल ने इंडिया वॉइस के कैमरे के सामने आकर अपना पक्ष रखा है। बता दें कि शाहगंज कोतवाली में नगर पालिका अध्यक्ष गीता जायसवाल समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज है। इन सभी पर वक्फ की करोड़ों संपत्ति की हड़पने का नियत से धोखाधड़ी और जालसाजी करने के आरोप हैं। सीजेएम ने सभी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा भी दर्ज किया है। वही धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे आरोप झेल रही बीजेपी नेता प्रदीप जायसवाल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि नगर पालिका परिषद के अभिलेखों में वक्फ का कोई जिक्र नहीं है और लगभग 40 सालों से अभिलेखों में जो नाम दर्ज था उनके वारिसों का नाम सिर्फ ग्रहकर वसूलने की नियत से दर्ज किया गया। कोर्ट ने जो आदेश किया है, कोर्ट के आदेश पर एफआईआर जो हुआ है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो आरोप हमारे ऊपर विपक्षी ने लगाया है कि नगर पालिका अध्यक्ष उनकी टीम ने गलत किया है, तो उस विषय में आपको बताना चाहता हूं कि नगर पालिका का कार्य गृह कर वसूलना है, किसी का स्वामित्व निर्धारण करने का कार्य नगर पालिका का नहीं। उधर आरा में जिला प्रशासन की टीम ने बुधवार रात जिला जेल में छापेमारी की। डीएम राजकुमार और एसपी संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने घूम घूम कर जेल के हर वार्ड की तलाशी ली। सुरक्षा और सफाई सहित कई अन्य बिंदुओं की पड़ताल की गई। हालांकि करीब 2 घंटे तक चली छापेमारी में कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं की गई है। जानकारी के अनुसार शाम करीब 6 बजे डीएम और एसपी के नेतृत्व में टीम जेल पहुंची। इसके बाद जेल का जायजा लेना शुरू किया गया। सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हर बिंदुओं की जानकारी ली गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तो सुरक्षा सफाई व्यवस्था का जायजा लिया गया। ये आरा जिले का मामला है, जहां पर जेल प्रशासन ने छापा मारा है और छापे के दौरान तमाम सारी सुविधाओं का जायजा लिया गया। डीएमएसपी के नेतृत्व में ये छापेमारी की गई है और जेल की तलाशी ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई और किस तरीके से जेल प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं, उनका जायजा लिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।